लास्ट वीडियो सेशन में मैंने मेंडल्स के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की लिस्ट बनवाई थी और उसको डिस्कस नहीं किया था मैंने। कुछ स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर एक बार कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का डिटेल कर दीजिए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज का मैं लेक्चर प्लान किया है मैंने। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेड्स को जब एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले एज यूजुअल लेंथ की बात होगी। लेंथ मीन्स की प्लांट की हाइट की बात होगी, और प्लांट की हाइट भी क्या है, कैरेक्टर है, और मैंने यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर के फॉर्म में उसको मेंशन कर रखा है, लेंथ ऑफ प्लांट। और आपको पता है कि लेंथ की जब बात आएगी तो अकॉर्डिंग टू मेंडल 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है टॉल और एक होता है डॉर्फ। ठीक है, और टॉल और डॉर्फ सेम जीन से गवर्न होते हैं, बट उनका जो फॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है। टॉल जो होता है वो डोमिनेंट होता है और ड्वार्फ जो होता है वो रिसेसिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब आप समझते होंगे जस्ट अपोजिट, जैसे कि व्हाइट और ब्लैक होता है अपोजिट। सिमिलरली टॉल और ड्वार्फ भी क्या होता है, अपोजिट होता है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड जो कैरेक्टर है वो है फ्लावर पोजीशन। तो फ्लावर पोजीशन में 2 फॉर्म है आपके। फर्स्ट है आपका एक्सियल और सेकंड क्या है, टर्मिनल। एक्सियल मींस की जहाँ पे ब्रांचेस होते हैं वहां पे आप देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ ब्रांचिंग पे जो फ्लावर्स आए हैं वो क्या है, एक्सियल है। और जो स्ट्रेट आपके सामने दिख रहा है एपिकल पार्ट पे, मतलब कि टर्मिनल पे दिख रहा है फ्लावर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल फ्लावर पोजीशन हो जाएगा, टर्मिनल फ्लावर पोजीशन। और मैंने जो पहला बताया वो क्या होता है, एक्सियल फ्लावर पोजीशन, जो लेटरली सिचुएटेड होते हैं, ब्रांचिंग पे होते हैं। ठीक है, थर्ड जो है, थर्ड शेप ऑफ पॉड। पॉड का जो शेप होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है इन्फ्लेटेड, क्या होता है, इन्फ्लेटेड, और दूसरा होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में मैंने जो बनाया है पॉड का शेप वो स्मूथ दिख रहा होगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो मैंने बनाया है वो जिग जैग के फॉर्म में बना रखा, मतलब बीच बीच में थोड़े थोड़े क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन होंगे, इसलिए इस टाइप के पॉड को आप क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड बोलते हैं। ठीक है, तो पॉड में इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड 2 फॉर्म है, जिसमें इन्फ्लेटेड क्या है, डोमिनेंट है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं कलर ऑफ पॉड। तो कलर ऑफ पॉड में ग्रीन और एक येलो है। ठीक है, ग्रीन आपका डोमिनेंट है और एक येलो जो है आपका रिसेसिव है। देन अगेन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका शेप ऑफ सीड है। शेप ऑफ सीड में राउंड और रिंकल्ड है, राउंड और रिंकल्ड है, और इस पे आपको मिलेगा, जो मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस कराऊंगा तो वहां पे एज ए कैरेक्टर शेप ऑफ सीड में लूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिस्ट दी गई है मेंडल्स के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के, मेंडल ने जो प्लांट लिया था, प्लांट कौन सा लिया था, पी प्लांट लिया था, और पी प्लांट्स में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किया था मेंडल ने, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें से कुछ ट्रेड्स और कैरेक्टर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा जब आगे के क्लासेस होंगे। ठीक है, वैसे आपको लिस्ट तो लर्न करनी है, क्योंकि इस पे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपका, तो क्वेश्चंस एमसीक्यू भी बनता है, और जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में है, बोर्ड में है, उनके भी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड में येलो है, ग्रीन है। ठीक है, और देन कलर ऑफ फ्लावर की बात करेंगे तो वायलेट और व्हाइट है। ठीक है, यहाँ पे ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, यहाँ पे वायलेट डोमिनेंट है और व्हाइट रिसेसिव है। तो इस तरीके से ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेड्स हैं, जिसमें जो मैंने पहले मेंशन कर रखा है वो सारे जो हैं वो क्या हैं, वो डोमिनेंट है, और जो मैंने बाद में मेंशन कर रखा है वो रिसेसिव है। ठीक है, तो ये मैंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स और कैरेक्टर्स पी प्लांट्स में डिस्कस किया एज पर मेंडल्स। ठीक कर लिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल पॉइंट पे। वो पॉइंट ये है कि मेंडल ने जो अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, उस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में जो भी प्लांट लिया था, प्लांट एक्चुअली क्या था, पी प्लांट था, और पी प्लांट्स के क्रोमोसोम में कुछ ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि एक क्रोमोसोम पे एक कैरेक्टर के आर ट्रेट के जीन्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक क्रोमोसोम है और
एक क्रोमोसोम पे सिंगल जीन प्रेजेंट होगा, सिंगल कैरेक्टर का जीन प्रेजेंट होगा, ये सोचकर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था और इसी के अकॉर्डिंग डिस्कशन मेंशन किया था और इसी के अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ों को अपने एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया था। जबकि ऐसा नहीं था। जब आप मेंडल के आगे के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, दैट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस की। पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं था, वहाँ पे एक क्रोमोसोम्स पे एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के जीन प्रेजेंट थे या पॉसिबल थे, ठीक है। और जब एक क्रोमोसोम्स पे एक से ज़्यादा जीन होंगे तो वहाँ पे जीन के आपस में क्या होंगे, इंटरेक्शन होंगे। जो भी जीन्स 2, 3 जो भी आपके जीन्स हैं उनके क्या होंगे, आपस में इंटरेक्शन होंगे और इंटरेक्शन के बिहाफ पर फिर क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा। इंटरेक्शन के बिहाफ पे क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा। तो वहाँ पे रिज़ल्ट कुछ अलग आएगा, मेंडल के इनहेरिटेंस के रिज़ल्ट से डिफरेंट होगा। बट मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने एक क्रोमोसोम्स पे एक जीन की बात की थी, एक कैरेक्टर की जीन की बात की थी और इसी के अकॉर्डिंग सारा डिस्कशन उनका मेंशन था, उसी के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट भी आया, ठीक है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है मेंडल एक्सपेरिमेंट का। देन अब हम डिस्कशन करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल लॉ, ठीक है। आप सबको पता है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1856 में और कंप्लीट किया था 1863 में। टोटल 7 ईयर टाइम लगा था मेंडल के एक्सपेरिमेंट को और 7 ईयर के बाद जब अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया, अपने एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन, मेथड, रिजल्ट्स जब मेंशन कर दिया, तो मेंशन करने के बाद जब उसको पब्लिश कराया पेपर में, आपको पता है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो अपने रिसर्च को हम पब्लिश कराते हैं और पब्लिश कराते हैं तो उसका फिर इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन होता है क्योंकि क्रॉस चेक होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट उस पर अपना व्यू देते हैं, अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ आपका एक्सपेरिमेंट ऑथेंटिक है, अच्छा है या कम अच्छा है या गलत है। मतलब एक तरीके से रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद से आपको वैलिडेट करते हैं। तो हुआ क्या है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को लेकर जो है मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट था, जो रिज़ल्ट था, ऑब्जर्वेशन जो भी मेंशन किया था उस पेपर में, उसको किसी ने भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, किसी ने भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। उसके पीछे बहुत सारे हिडन रीज़न हैं, ठीक है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा डिस्कस किया था, बट आज पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल लॉ, बट उसके पहले हम डिस्कशन कर लेंगे मेंडल रिजल्ट्स रिमेन हिडन ड्यू टू, मतलब मेंडल का जो रिज़ल्ट था वो क्यों, उसके अंदर क्या ऐसी हिडन पॉइंट्स थे जिसके वजह से मेंडल के एक्सपेरिमेंट को अवॉइड किया गया था। और इसको डिस्कस करने के बाद हम फिर अगेन आएंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल लॉ पे, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीक्वेंस मेंटेन कर रहा हूँ, उस सीक्वेंस पे चलिए। मैंने आपको बताया कि मेंडल का जो भी रिज़ल्ट पब्लिश हुआ उसको लोगों ने क्या किया, उस टाइम के साइंटिस्टों ने इग्नोर किया। तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न थे ये मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। सबसे पहला जो रीज़न था वो ये था कि जिस टाइम पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट अपना किया उस टाइम पे डार्विन ने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पे स्टडी किया और अपने एक बुक पब्लिश किया उसी टाइम पे, सेम टाइम पे मेंडल ने अपना पब्लिश किया पेपर, ठीक है। और उसी टाइम पे डार्विन, एक और साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, आप ऐसे बोल सकते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। और इवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज टॉपिक पे एक बुक पूरा पब्लिश किया। उस बुक पे पूरे वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट का फोकस था और चार्ल्स डार्विन एक बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। और जो भी उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग होने की वजह से क्या था, सबका फोकस उसी पे था। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेंडल ने अपना पब्लिश किया था पेपर, उस टाइम पे सब के सब क्या कर रहे थे, चार्ल्स डार्विन के उस बुक पे फोकस कर रहे थे। तो उस टाइम पे मेंडल को इम्पोर्टेंस नहीं मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एट दैट टाइम डार्विन बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश्ड, साइंटिस्ट वेयर
बिजी इन डिस्कशन विथ दिस बुक, मतलब उस बुक में वो बिजी थे, ठीक है। दैट्स वाई मेंडल को उस टाइम पे इग्नोर किया गया था, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है वो ये था, मैंने आपको बताया था ये भी पॉइंट लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेंडल ने जब अपना रिज़ल्ट लिखा, जो भी डिस्कशन लिखा अपने एक्सपेरिमेंट का, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई किया था, यूज़ किया था मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स का यूज़ किया था, मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स का ज़्यादा यूज़ कर लिया था, ठीक है। और आपको पता है कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं या बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट होते हैं या स्कॉलर होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, उनका मैथ जो है थोड़ा ख़राब होता है, ठीक है। मैथ जो है उनको आती नहीं है, ज़्यादा मैथ नहीं आती है, तो मैथ से रिलेटेड जो भी पेपर हैं, रिसर्च पेपर है, उनको एनालिसिस करना भी टफ था, और इसी वजह से क्या किया गया, मेंडल को इग्नोर किया गया था। मतलब कि ये सेकेंड ऐसा रीज़न था जिसके वजह से मेंडल को इम्पोर्टेंस नहीं मिला, ठीक है। उनका जो मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन था अपने एक्सपेरिमेंट में, स्टैटिक्स का जो एप्लीकेशन था अपने एक्सपेरिमेंट में, वो कुछ ज़्यादा ही था, और इसलिए अदर साइंटिस्ट ने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सेकेंड रीज़न था। थर्ड जो रीज़न था वो ये था कि मेंडल ने जो भी किया उस टाइम पे, जो भी उनका आइडिया था या उनका जो भी कॉन्सेप्ट था, वो उस टाइम से बहुत आगे का था, उस टाइम से बहुत आगे का था, और इसीलिए शायद बहुत बाद में उनको इम्पोर्टेंस मिला। और इम्पोर्टेंस कब मिला, 1900 में मेंडल के एक्सपेरिमेंट को इम्पोर्टेंस मिला। और कब मिला, जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रिक्रिएट किया गया, रीडिस्कवरी किया गया। किसने किया था रीडिस्कवरी? कार्ल कोरेंस ने किया था, ये जर्मनी के थे। देन ह्यूगो डी वेरिस हॉलैंड के थे, इनरिच वॉन टेस्टरमेट, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया, मतलब फिर से सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और अलग अलग प्लांट्स पे परफॉर्म किया। और देन मेंडल लॉ को फिर से नए तरीके से लिखा, ठीक है, उसके इम्पोर्टेंस को समझाया, ठीक है। देन उसके बाद से हम 1900 के बाद मेंडल का इम्पोर्टेंस समझने लगे, और आज भी समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम मेंडल लॉ को कहीं ना कहीं हम रिजेक्ट तो कर देते हैं। जब आप पोस्ट मेंडेलियन टॉपिक पढ़ेंगे तो मेंडल लॉ को आप रिजेक्ट कर देंगे, बट कहीं ना कहीं जब हम इनहेरिटेंस जेनेटिक्स की बात करते हैं तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम मेंडल लॉ से शुरुआत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मेंडल को छोड़कर और पोस्ट मेंडेलियन से इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पे मेंडल्स के इनहेरिटेंस लॉ फॉलो नहीं होते हैं। वहाँ पे लिंकेज आ जाता है, जीन इंटरेक्शन आ जाता है, तो वहाँ रिज़ल्ट डिफरेंट आ जाते हैं, मेंडल्स के बियॉन्ड आ जाते हैं। तो मेंडल्स के बियॉन्ड जब रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे मेंडल्स का इग्नोरेंस फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। कुछ टाइम तक मेंडल को तो फिर से मतलब 1900 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंस मिला, बट जैसे पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात होने लगी तो फिर से मेंडल से आगे की चीज़ें सोचने लगे। बट ऐसा नहीं है कि मेंडल को इम्पोर्टेंस हम नहीं देते हैं, मेंडल्स का इम्पोर्टेंस आज भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम अगर इनहेरिटेंस हम स्टडी कर रहे हैं आज के डेट में, तो उसमें मेजर रोल जो है वो किसका है, मेंडल का है। और वैसे भी मैं बता दूं कि हम जो भी चीज़ नया डिस्कवर करते हैं, इवॉल्व करते हैं, बनाते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और ओल्ड कॉन्सेप्ट अगर यूज़ कर रहे हैं और उसमें आप चेंज करके और कुछ नया बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओल्ड का भी तो इम्पोर्टेंस होगा ना, ओल्ड का भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हम मेंडल लॉ को आज भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस और डिस्कशन हम मेंडल पे ही मिलेगा आपको, ठीक है। और स्पेशली आपके सिलेबस में जो आपका नीट का 12th का जो भी सिलेबस है उसमें आपको मेंडल ही मैक्सिमम मिलेगा। मेंडल के बाद जो है कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये आपका रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल लॉ फिनिश हो गया, ठीक है। इसमें आपको सिंपली आपको साइंटिस्ट के नेम आपको लर्न करने हैं और ये बताना है कि ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स पे अपना मेंडल का ही लॉ अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट किया और रिज़ल्ट को रीडिस्कवर किया, ठीक है।
और फिर वहाँ से मेंडल को इम्पोर्टेंस मिलने लगा। और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, मेंडल रिजल्ट्स रिमेन हिडन ड्यू टू, मतलब कि क्यों मेंडल के कोई इम्पोर्टेंस उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं मिला, उसके पीछे जो भी रीज़न है मैंने इसको भी डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस, मतलब यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि मेंडल को क्यों सक्सेस मिला। ठीक है, ये जब टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे एक लाइन ज़रूर आप दिमाग में रखिए कि मेंडल जो है लकली जो है पी प्लांट्स को सेलेक्ट किया था, और इत्तेफाक से पी प्लांट्स में जो फीचर्स आ रहे थे, जो रिजल्ट्स आ रहे थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मेंडल के सोच के या मेंडल का जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग आ रहे थे। ठीक है, और ये इसी को बोलते हैं लक। ठीक है, मेंडल का जो लक था वो यही अच्छा था कि जो भी प्लांट उन्होंने लिया था, मतलब कि पी प्लांट लिया था, और वो पी प्लांट उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट दे रहा था। ठीक है, और इसके पीछे जो है बहुत सारे रीज़न। ठीक है, वैसे पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ पी प्लांट्स। आपको पता है कि पी प्लांट्स जो है वो एनुअल प्लांट्स हैं। ठीक है, इनका अगर लाइफ स्पेन देखेंगे तो 2 to 3 मंथ्स का लाइफ स्पेन होता है, और 2 to 3 मंथ का लाइफ स्पेन होगा तो आप उसको एक साल में कई बार उसके कई जनरेशंस आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि पी प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल होता है वो शॉर्ट होता है। शॉर्ट होने की वजह से आप बार बार इसके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं मेनी जनरेशन तक, और अपने रिजल्ट्स की एनालिसिस ज़्यादा कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स की एनालिसिस ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो था रीज़न था सक्सेस का मेंडल का। सेकंड जब आएंगे तो सेकंड ये है कि इट हैज़ मैनी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, मतलब मैं बात कर रहा हूँ पी प्लांट्स की। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं स्टेटमेंट, पी प्लांट्स में आप लिख सकते हैं पी प्लांट्स हैज़ मैनी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मैंने यहाँ डिस्कस किया है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं ये जो पी प्लांट्स में हैं, और ये भी एक सक्सेस का बड़ा रीज़न था, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स को ऑब्ज़र्व करना और अगर वो कैरेक्टर्स मिल जा रहे हैं फिर उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, ये बहुत अच्छी बात थी। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको समझ ही नहीं आता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म इन इट आर्टिफिशियली, सो हाइब्रिडाइजेशन कैन बी मेड पॉसिबल। मतलब कि मैं आपको बता दूं कि पी प्लांट्स में नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जो मैंने मेंशन कर रखा है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन इज़ प्रेजेंट इन पी प्लांट्स। बट क्रॉस पॉलिनेशन जब आपको कराना होगा, क्योंकि आप क्या करना है, आप लैब में या आप जो भी गार्डन है, गार्डन एक लैब ही तो है, क्योंकि आप क्रॉस करा रहे हैं वहाँ पे, वो मैन मेड है। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड है, तो वहाँ पे आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग क्रॉस करा रहे हैं, और डिज़ायर के अकॉर्डिंग क्रॉस कराएंगे और अदर प्लांट्स यूज़ करेंगे साथ में। ठीक है, तो वहाँ पे आप बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे वहाँ पे आप? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है मेंडल ने आर्टिफिशियली परफॉर्म किया और उससे हाइब्रिडाइज प्लांट या हाइब्रिडाइज रिजल्ट लाया, हाइब्रिडाइज रिजल्ट लाया। ठीक है, जैसे टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट ले लिया और इनको क्रॉस कराया। ठीक है, तो क्या मिला आपको? मिला तो टॉल प्लांट, बट जो F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में जो टॉल प्लांट मिला वो हाइब्रिड मिला। ठीक है, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन शो करेगा। ठीक है, जो आगे मैं डिस्कस करूँगा। अभी मैंने जेनेटिक्स के बहुत सारे टर्म्स डिस्कस नहीं किए हैं, आज के लेक्चर में उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। आपको बता दूँ कि जब आप 2 पी प्लांट्स का क्रॉस कराते हैं, ठीक है, क्रॉस कराते हैं 2 अलग अलग पी प्लांट्स का, तो वहाँ पे क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। वहाँ पे क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और ऐसा मेंडल ने किया था। ठीक है, और जब इस तरह का क्रॉस कराया तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉस पॉलिनेशन। और जो रिज़ल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? आपको पता है, हाइब्रिडाइज रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, जो भी वहाँ पे जाइगोट्स में जो एलील के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिलेंगे। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशंस में मिलेंगे। और ये जो हेट्रोजाइगस टर्म है मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो एक बार क्रॉस समझ सकते हैं। यहाँ पे सपोज दैट मैंने टॉल प्लांट लिया कैपिटल टी और डॉ प्लांट लिया है स्मॉल टी, क्रॉस कराया जब, तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी क्या होगा? टॉल होगा, ये भी टॉल था। ठीक है ना, दोनों टॉल हैं।
और दोनों टॉल हैं, बट यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन शो होता है और यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन शो होता है। ये हेट्रोजाइगस होमोजाइगस टर्म मैं आगे डिस्कस करूँगा। फिलहाल नेक्स्ट है आपका मेंडल क्वांटिटेटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, जो भी मेंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था वो तो थे क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, और उनका क्या किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया मैथमेटिक्स को यूज़ करके। आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि मेंडल ने मैथमेटिक्स यूज़ किया और मैथ यूज़ किया, तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है ही मेंटेन द स्टैटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टैटिकल, जो भी स्टैटिकल वर्ड तब आता है जब आप बहुत सारे डाटा यूज़ करते हैं, तब वहाँ पे स्टैटिक्स यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे बहुत सारे जनरेशन तक आप स्टडी कर रहे हैं और बहुत सारे प्लांट ले रखे हैं, तो वहाँ आपको स्टैटिक्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, और आपको पता है कि मेंडल जो है वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के थे। ठीक है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के थे, तो इसलिए उनको स्टैटिकल या मैथमेटिकल स्टडी करना आसान था और किया भी पी प्लांट्स पे अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है पी प्लांट्स इजी टू कल्टीवेट। पी प्लांट्स को आप इजी, मतलब इसका कल्टीवेशन इजी है, इसमें कुछ ऐसा बताने वाला पॉइंट नहीं है, सिंपल पॉइंट है। देन नेक्स्ट है मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ 1 or 2 कैरेक्टर्स एट ए टाइम। जब वो अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते थे, ठीक है, तो वहाँ पे 1 या 2 कैरेक्टर एक साथ लेते थे। ठीक है, 1 या 2 कैरेक्टर से ज़्यादा वो कैरेक्टर्स नहीं लेते। तो ये आपका रीज़न ऑफ मेंडल सक्सेस मैंने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स को जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एलील, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन, ये सारे टर्म मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है।